नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ मौत की घाटी भारी घाटा का पार्ट 5। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कहानी शुरू करते हैं आज की बिना देरी के। तो मौत की घाटी भारी घाटा पार्ट 5। दोस्तों, आगे की कहानी उस भयावह वातावरण में जहाँ चारों ओर सिर्फ प्रेत आत्माओं का विकराल क्रदन सुनाई दे रहा हो। ऐसे में किसी भी इंसान का इतनी देर टिक पाना संभव ही नहीं था। ऊपर से वे सब लोग एक दूसरे से अलग हो गए थे। इस पिशाची माया और खौफनाक जानलेवा आवाज़ों के चलते एक एक करके उन सबके माथे की नसें फटने लगी थीं। ये खौफनाक आवाज़ें उनके कानों में और शरीर पर तेजाब की तरह जल रही थीं। ऐसे में राहुल, रुचिका और प्रोफेसर साहब ने हिम्मत दिखाते हुए बेहोश पड़ी प्रिया को एक जगह लिटाकर उस पर अपनी पानी की बोतल से थोड़ा पानी छिड़का ताकि उसे होश में लाया जा सके। पानी की बूंदें चेहरे पर पड़ते संजीवनी बनकर उभरी और प्रिया को होश आ गया। लेकिन होश में आने के बाद का नज़ारा तो और भी भयानक था। वे जानलेवा भयानक आवाज़ें जैसे ही उसके कानों में पड़ी, वो डर के मारे चीखने चिल्लाने लगी। राहुल और रुचिका ने किसी तरह उसे संभाला। उनको सांत्वना देने से वो थोड़ा संभल तो गई, लेकिन पर उसके दिल का डर उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। वही उन भयानक आवाज़ों का कहर और भी बढ़ने लगा था, जिसकी वजह से उन लोगों के कान और नाक से खून निकलने लगा था। सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, गला सूखकर चुभने लगा था। ये हमें क्या हो रहा है सर? ऐसे तो हम इन जानलेवा आवाज़ों से ही मर जाएंगे। सर हाँफते हुए राहुल बोला। हाँ, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। राहुल, है है मुझे तो वैसे भी अस्थमा की प्रॉब्लम है। प्रोफेसर साहब ने अपनी जेब से पंप निकालकर मुंह में स्प्रे करते हुए कहा। सर, मेरे पास एक आइडिया है। अगर क्या? रुचिका बताओ तो सही है, प्रिया बोली। अगर हम अपने चेहरे को बहुत से कपड़े लपेटकर पूरी तरह से ढक दें तो ये आवाज़ें हमारे कानों में कम पड़ेंगी और हाँ, शायद हमें इनसे थोड़ा बच सकेंगे। रुचिका ने कहा। तुम ठीक कहती हो रुचिका बेटा, मुझे भी ये ठीक ही लग रहा है। और फिर और फिर इसके सिवा हमारे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है। हमें यही करना चाहिए, प्रोफेसर साहब बोले। उन सब ने अपने अपने बैग से टॉवल, नैपकिन और जो भी कपड़ा ठीक लगा सबसे अपने चेहरे की पूरी तरह से बांध लिया। जितने ज़्यादा हो सके कपड़ों को अपने चेहरे पर लपेट लिया। सिर्फ आंखों के सिवा और कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। फिर भी उन आवाज़ों का कहर उन पर बरसने से कोई विशेष कमी तो नहीं आई थी, पर फिर भी अपनी सुरक्षा के लिए ये उनके द्वारा उठाया गया एक सार्थक कदम सिद्ध हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ एक एक करके उनके साथी उन क्रूर आवाज़ों की भेंट चढ़ रहे थे। स्वतः ही लहूलुहान होकर जमीन पर गिर रहे थे। उनका शरीर फट रहा था और इस कारण शरीर पर जगह जगह से खून रिस रहा था। वे लोग पागल हो रहे थे। उनके दिमाग की नसें फट रही थीं और अपना सिर पकड़कर शांति की खोज में पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे थे। उनकी झटपटाहट, उनकी बेचैनी और इस तरह से व्याकुल होकर तड़पना, सब कुछ सिर्फ उन पिशाचिनी आवाज़ों की वजह से हो रहा था। आखिर इस स्थिति में वे लोग कब तक जिंदा बच पाते? अतः उस पिशाची माया के आगे इंसानी जज्बा नहीं टिक सका। एक एक करके उन लोगों ने तड़प तड़प कर वहीं उसी जंगल में झटपटाते हुए अपने प्राण त्याग दिए। उन राक्षसी आवाज़ों की सबसे पहले ग्रास बनी स्नेहा और उसके बाद अनुराग, नीलम, विपुल और विराट ने भी उसी जंगल के पेड़ों से सर पटक पटक कर अपनी जान दे दी। बस अब उस जंगल में सिर्फ और सिर्फ वो 4 लोग ही जिंदा बचे थे, रुचिका, राहुल, प्रिया और प्रोफेसर साहब। वो भी कब तक जिंदा बचने वाले थे इसकी कोई गारंटी नहीं थी। फिर भी सब बाधाओं से लड़ते हुए एक दूसरे के हाथ थामकर वे लोग निरंतर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन
अब तक उन्हें उस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला था, पर हाँ, वे भयानक जानलेवा आवाज़ें आना बंद हो गई थीं। ये देखकर उन सब ने अपने अपने चेहरों से कपड़े हटा लिए थे। वे सारे कपड़े उनके कानों और नाक से रिसते खून की वजह से लाल हो गए थे। शरीर के दूसरे हिस्सों में भी खून रिसने के कारण उनके पहने हुए कपड़े भी लाल हो गए थे। पर अब गनीमत इस बात की थी कि वे खूनी आवाज़ें आना बंद हो गई थीं, जिसके फलस्वरूप उनके चेहरे से खून रिसना भी बंद हो गया था। पर उनका दर्द उस समय उनके सिवा कोई भी नहीं समझ सकता था। मैं बहुत थक गया हूँ, अब मुझसे और नहीं चला जाएगा। कठिन पथरीले रास्ते पर चल चलकर बुरी तरह थक चुके प्रोफेसर साहब बोले, सर प्लीज़ थोड़ी हिम्मत कीजिए। सर 3 बज चुके हैं, शाम होने वाली है और इस वक्त हम इस जंगल में किस जगह पर हैं ये खुद हम भी नहीं जानते। न तो कोई हाईवे मिल रहा है और न ही हमारे कैंप। पता नहीं हमारे साथी भी इस वक्त कहाँ होंगे, जिंदा भी होंगे या। प्लीज़ सर, हमें चलने ही होगा। हम यहाँ रुककर रेस्ट नहीं कर सकते। पता नहीं अगले ही पल क्या हो जाए। यहाँ कुछ कहा नहीं जा सकता। सर प्लीज़ सर, चलिए यहाँ से, प्रोफेसर साहब को समझाते हुए राहुल ने कहा। मैं तुम्हारी बातों को समझ रहा हूँ राहुल, पर मैं क्या करूँ? अब मेरे पैरों में जान ही नहीं बची है। हाँ, एक काम करो, तुम तीनों मुझे यहीं छोड़कर चले जाओ, क्योंकि अब मेरा आगे चल पाना मुश्किल है। हताश होते हुए प्रोफेसर साहब बोले, नहीं सर, हम आपको इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। ठीक है, आप यहाँ कुछ देर आराम कर लीजिए, हम आपके पैर दबाते हैं। हो सकता है इससे आपको थोड़ा आराम मिले। उन्हें एक पेड़ के सहारे बिठाते हुए राहुल ने कहा। रुचिका और प्रिया ने भी इस बात में अपनी सहमति दर्ज कराई और प्रोफेसर साहब को थोड़ा पानी पिलाया। फिर राहुल और रुचि उनके पैर दबाने लगे तथा प्रिया अपनी डायरी से उनके लिए हवा झलाने लगी, ताकि उन्हें जल्दी से आराम मिले और उनकी थकावट दूर हो सके। अपने स्टूडेंट को ये रूप देखकर प्रोफेसर साहब की आंखों में आंसू आ गए। आज उन्हें विश्वास हो गया कि आजकल की जनरेशन भी अपने गुरु का आदर करना बेखूबी जानती है। थोड़ी देर आराम करने के बाद भी प्रोफेसर साहब उस स्थिति में नहीं आए थे कि आगे चल सके, पर उन बच्चों को देखकर उन्होंने अपनी संपूर्ण इच्छा शक्ति एकत्र करके आगे चलने का फैसला किया। वे लोग अपना सामान उठाकर आगे बढ़े। प्रोफेसर साहब का बैग राहुल ने कैरी कर लिया था। हालांकि वो भी थककर चूर हो चुका था, लेकिन फिर भी एक नौजवान होने के कारण अपनी हिम्मत बनाए रखी, ताकि सब भी हिम्मत बनाए रखें। रुचिका और प्रिया भी बैग में यंग गर्ल्स बनकर उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। वे लोग अभी कुछ कदम ही चले थे कि अचानक उन्हें किसी बूढ़े आदमी के खांसने की आवाज़ सुनाई दी, जिसकी वजह से वे सब लोग भयभीत होकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। उस भयानक भूतिया जंगल में कोई भी आवाज़ सुनकर सिर उठना एक स्वाभाविक सी बात थी। ओहो माय गॉड, अब ये क्या बला है? भैंसे थरथराती आवाज़ में प्रिया बोली, क्या पता यार, अब क्या नई मुसीबत आने वाली है। राहुल ने कहा। उन दोनों की बात सुनकर रुचिका बोली, तुम लोग इधर उधर ध्यान ही मत दो और बस चलते रहो, बाकी जो होगा सो देखा जाएगा। रुचिका ठीक कह रही है, प्रोफेसर साहब ने रुचिका की बात में सहमति जताते हुए कहा और वे लोग बिना रुके आगे बढ़ते रहे। थोड़ी देर बाद वो आवाज़ फिर से आई और इस बार उन लोगों के सामने से लाठी पकड़े हुए एक बूढ़ा आदमी आता दिखाई दिया। उसे देखते ही उसकी तरफ इशारा करते हुए राहुल बोल पड़ा, अरे सर, वो देखिए, कोई इस तरफ आ रहा है, शायद कोई बूढ़ा आदमी है। कहते हुए उसने अपनी बात खत्म की। उसे तो मैं भी देख रहा हूँ राहुल, पर इस भूतिया जंगल में जहाँ देखने को कोई बंदा है न बंद की जात, ऐसे में इतना बूढ़ा आदमी यहाँ कैसे आ गया? मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अपनी आशंका व्यक्त करते हुए प्रोफेसर साहब बोले, सर इज़ राइट राहुल, हम यहाँ ऐसे किसी भी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। हो सकता है ये भी इन भूतों की ही कोई शैतानी माया हो। हमें इनसे सचेत रहना चाहिए। रुचिका ने कहा। तुम ठीक कह रही हो रुचिका, पर मेरे दिमाग में एक और बात आ रही है। हो सकता है वो बूढ़ा आदमी इंसान ही हो और हमें हाईवे के करीब आ गए हों। राहुल ने सकारात्मक सोच दिखाते हुए कहा, होने को तो कुछ भी हो सकता है, पर असलियत तो तभी सामने आएगी
जब वो बूढ़ा आदमी हमारे करीब आएगा। प्रिया ने कहा। तुम ठीक कह रही हो प्रिया, वी जस्ट वेड एट वॉच। रुचिका ने प्रिया की बात में अपनी सहमति प्रकट करते हुए कहा। अब शाम घिरने लगी थी, अंधेरा छाने लगा था। वो बूढ़ा आदमी एक हाथ में लाठी पकड़े और दूसरे हाथ में बीड़ी सुलगाते हुए धीरे धीरे उनके करीब आ रहा था। उसकी वेशभूषा आम ग्रामीण बुजुर्ग आदमी जैसी ही थी। मैली सी धोती और कंधे पर एक पुराना सा कंबल, माथे पर एक सफ़ेद गमछा लपेटे हुए, ऊपर से नंगे बदन, हाथ में लाठी और मुंह में बीड़ी। उसे देखकर सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था, पर डर वाली फीलिंग तो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। वह बूढ़ा आदमी उनके करीब आकर रुका और उन लोगों को देखकर उनसे बीड़ी का एक कस लेते हुए कहा, राम राम बाबू लोग, कौन हो थे सा? कौन हो आप लोग? के कर रहा है अट्ठे? क्या कर रहे हो यहाँ थे? लोगों को मालूम कोनी कितना भयानक जंगल है और बाहरी घाटों। क्यों आए हो अट्ठे? क्यों आए हो यहाँ? उसने एक साथ सवालों की बौछार कर दी। वहीं वे सब लोग अवाक होकर बस उसे देखे ही जा रहे थे। उन्हें इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इस भयानक जंगल में उन्हें कोई इंसान भी मिल सकता है। उसकी बात सुनकर प्रोफेसर साहब ने उसे शुरू से अब तक का सारा वृतांत कह सुनाया। उसने भी उसकी बात को बड़ी गहराई से सुना और फिर पूरी बात सुनने के बाद हुंकार भरते हुए बोला, तो ये बात से आप सब शहर के लोगों की लागे है कि हम गांव वाले लोग बिल्कुल मूर्ख हैं। तो अब तक देख लिया ना आपने की चीज़ है। ओ बाहरी घाटों, देख लियो के ना? थोड़ा नाराज होते हुए उसने कहा, माफ़ कर दो बाबा, हमें नहीं पता था कि यहाँ ये सब हो जाएगा। आखिर ये जगह इतनी हॉन्टेड क्यों है? ऐसा क्या हुआ है यहाँ? और हम कैसे निकल पाएंगे यहाँ से? प्लीज़ बाबा हमारी मदद कीजिए। उसके सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हुए रुचिका ने कहा, इस जगह से बच पाना तो बहुत ही मुश्किल है। बेटी जानती हो बाहरी घाटा है क्या? यहाँ पर तो साक्षात मौत बसती है। अरे फिर अपने स्वर को मंद करते हुए वो आगे बोला, ये भारी घाटा तो यक्षों का गढ़ है। गढ़? ये यक्ष? हा, यह क्या होता है बाबा? कप कपाते स्वर में राहुल ने उसे बूढ़े बाबा से पूछा। यक्ष एक प्रकार की योनि है, जिसे मानव योनि, पशु योनि, भूत योनि, पिशाच योनि, राक्षस योनि, एक दूसरी कई योनियाँ पुराणों के अनुसार कुल 84 लाख योनियाँ हैं। उनमें से एक है ये यक्ष योनि। ये तो विपरीत गुणों से युक्त अद्भुत योनि है। यह है यक्ष दैव्य स्वभाव वाले और दोनों की रक्षा करने वाले दैव्य सद्गुणों से युक्त होते हैं। वही कुछ यक्ष राक्षसी गुणों वाले क्रूर, अत्याचारी व पैशाचिक मानसिकता वाले होते हैं। दैव्य गुणों से युक्त यक्षों का संबंध देवलोक से होता है। वे एक तरह से देवता ही होते हैं, बस ये देवताओं की भांति अमर तत्व से युक्त नहीं होते, किंतु इनकी आयु हजारों वर्षों की होती है। उनका जन्म प्रकृति द्वारा सीधे यक्ष योनि में ही होता है। जैसे कुछ भूत प्रेतों का भी प्रकृति द्वारा सीधे भूत योनि में जन्म होता है, ठीक उसी प्रकार वहीं दूसरी ओर राक्षसी प्रवृत्ति वाले यक्षों का निर्माण इंसानों द्वारा तंत्र विद्या से किसी स्थान, बहुमूल्य वस्तु, किसी जलाशय अथवा किसी खजाने की सुरक्षा के लिए किया जाता है। वास्तव में ये यक्ष 10 से 12 वर्ष के बच्चे होते हैं, जिनकी बलि यक्ष राज को दी जाती है और फिर तंत्र विद्या द्वारा इनकी आत्मा को यक्ष के रूप में परिणित किया जाता है। ये यक्ष अत्यंत ही शक्तिशाली आत्मा होती हैं, जो उस जगह अथवा वस्तु की हर परिस्थिति में हिफाजत करती है, जिसकी सुरक्षा हेतु इनका निर्माण किया जाता है। इस स्थान पर भी ऐसे ही यक्षों का वास है। कहते हुए उस बूढ़े बाबा ने अपनी बात समाप्त की। उनकी ये बात सुनकर उन सबके रोंगटे खड़े हो गए। ओहो, गोड बेचारे बच्चे, किस निर्दयी लोग होंगे जो मासूम बच्चों को, हे भगवान, सोचकर भी रूह कांप जाती है। मेरी तो अत्यंत ही अधीर और व्याकुल मन से संतृप्त होते हैं हुए रुचिका ने कहा। लेकिन बाबा आपने तो कहा किसी खजाने, किसी विशेष स्थान अथवा बहुमूल्य वस्तु की रक्षा के लिए इनका निर्माण किया जाता है। फिर ये जगह तो एक बीहड़ है। भला यहाँ ऐसा क्या खास है जो यहाँ पर इन यक्षों का निर्माण कर इन्हें बसाया गया? और ये सब क्या? किसने? उत्सुकतावश राहुल ने पूछा।
उसकी बात सुनकर वो बूढ़े बाबा मुस्कुराने लगे। तो दोस्तों, मेरी ये आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं, और इससे आगे की कहानी सुनने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। धन्यवाद।